हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। कई जगह पर सबसे पहला चैप्टर लाइट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही शुरू कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोगों को पहले से इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है। 7th और 8th क्लास में थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी होती है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं होती। हालांकि क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे में, जो आपके घर में लगे होते हैं, वायर में कैसे करंट जाता है, क्या वोल्टेज होता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये इतने वोल्ट का बल्ब है, इतने वोल्ट की सप्लाई हो रही है। तो ये सब टर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपके घर में जो बिजली बिल आता है वो किस बेसिस पर आता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको थोड़ी बहुत इस चैप्टर से हो जाएगी। तो ये चैप्टर सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी है। तो कोई भी चैप्टर प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर देता है कुछ ना कुछ, तो इस चैप्टर से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोगों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे क्लास 9th में जो चैप्टर थे वो ऐसे चैप्टर थे जो कि आपके सामने फील होता था कि हाँ भाई, हमने इतना फोर्स लगाया तो ये बॉडी इतनी मूव करी। हम बाइक चलाते हैं तो एक्सेलेरेटर दबाते हैं, हमें मालूम चलता है अच्छा हमने एक्सेलेरेटर दबाया तो हमारी गाड़ी तेज हो गई, हमने ब्रेक लगाया तो हमारी गाड़ी धीमी हो गई। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है कि इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो फिर मालूम होगा क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोगों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों को ऐसी चीज़ें सीखनी होगी जो कि आप फिजिकली उसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और बिल्कुल इसके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सीखेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग हमारे साथ रखिएगा। और जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं लिखवाता जाऊं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग तकिया लगाकर और सोफे पर आराम से बैठिएगा मत, बल्कि वो सारी चीज़ें नोट कीजिएगा। क्योंकि एक बार आप जब ये मेहनत कर लोगे, नोट कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के समय एग्जाम के टाइम भी आपकी हेल्प करेगी। और मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिवाय एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने के अलावा। ठीक है, बाकी चाहे तो आप कहीं से क्वेश्चन लगाएं, कहीं से पढ़ें, लेकिन कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों को इतना ही पढ़ना होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। ठीक ना। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत मैं जो करूंगा, सबसे पहले हम लोग चार्ज पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये पूरा का पूरा चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। चार्ज के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है और इसी के कारण सारी चीजें आती हैं। तो चार्ज इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी केस स्टडी करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सारी बातें। फिर हम लोग सब्सटेंस के टाइप्स देखेंगे। सब्सटेंस के टाइप्स कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है तो क्यों है, आखिर वो कंडक्टर है तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ होता है एक, जो करंट और पोटेंशियल के रिलेशन से ही आता है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें पैरेलल और सीरीज ये दो इंपॉर्टेंट होती है। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और ये सब आपके जब आप बुक खोलोगे तो देखोगे ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैंने भी सिर्फ टॉपिक ही लिखे हैं, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, उन सब टॉपिक्स को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक करंट चैप्टर पढ़ाने में भी मुझे कम से कम अच्छा खासा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5 से 10 मिनट में इसे खत्म कर दूंगा। मैं थ्योरी बताऊंगा, उसका पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी उसके सब टॉपिक्स में अंदर आएंगे इससे रिलेटेड वो सब कुछ बताऊंगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आपको इस
हर एक टॉपिक पर अच्छा कमांड होता चले। रेजिस्टेंस के बाद हीटिंग इफेक्ट हम लोग करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, जो पावर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ये चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि जब मैं ये सारे टॉपिक कवर अप करा दूंगा तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मुझे कराने की जरूरत ही नहीं होगी, आप लोग खुद से ही कर लेंगे। बाकी अगर जो बचेंगे वो हम लोग डाउट क्लास में या लाइव क्लास जब भी मैं लूंगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के बीच कुछ सवाल देखेंगे, इससे आइडिया लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हम लोगों को फायदा हो जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद 2-3 लेक्चर मैं एक्स्ट्रा लूंगा, ये लाइव मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो चीजें हैं मैं लाइव लूं। ये सारी चीजें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाने के लिए मैं लूंगा, कि इसमें मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको कंपटीशन लेवल में आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी कंपटीशन लेवल में हेल्प करेगा, जो आप कंपटीशन की जब तैयारी जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपकी ये काफी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न होगा पढ़ाने का। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइव क्लासेस क्या हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी YouTube पर वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप 9798923012। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पे सारी जानकारी दे दी जाएगी कि 9798923012। हाँ ठीक है, और इस पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि डाउट क्लासेस हम लोग कब लगवाएंगे और लाइव क्लासेस कब लगवाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहां देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो इससे हम लोग आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बॉयज का ग्रुप अलग है और गर्ल्स का ग्रुप अलग है, तो उसमें हम लोग आपको ऐड कर देंगे, और जब भी डाउट क्लासेस होंगी या आपको भी कुछ डाउट पूछना होगा तो आप उसी ग्रुप पे पूछेंगे, या जब भी हमें लाइव क्लासेस लेनी होंगी तो मैं इसी पे नोटिफाई करूंगा और हम लोग वो लाइव क्लासेस फेस टू फेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग चार्ज पढ़ने वाले हैं। अच्छा भाई, तो ये चार्ज होता क्या है, क्या चार्ज होता है? अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि चार्ज यानी कि अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप का कुछ होता है जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसी टाइप का कुछ होता है जिसे चार्ज कहते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग थोड़े 10th में आ गए हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज एक किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी दूसरे मटेरियल या ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है, मतलब फोर्स लगाती है। वो कैसे? अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि मैग्नेट जो होता है, अगर उसका सेम पोल हम लोग साथ लेकर आए, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साथ लेकर आए तो वो भागने लगता है, वैसे ही अगर साउथ साउथ लेकर आए तो ये भी भागने लगेगा। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ लेकर आते हैं तो ये अट्रैक्ट होने लगेगा। चार्ज में भी सेम कंसेप्ट, अगर सेम चार्ज जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, या एक निगेटिव चार्ज और एक और निगेटिव चार्ज लेकर आए तो ये भागने लगेंगे। ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपल्सन होगा। लेकिन जब अपोजिट चार्जेज लेकर आएंगे तो ये अट्रैक्शन होगा। बात समझ गए ना? सेम वैसे ही जैसे हम लोगों के बीच होता है, समझ रहे हो ना? सेम वैसे ही नेचर का ये नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, दैट्स रूल ऑफ नेचर। तो ये नेचर का रूल है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होंगे
ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। तो कैसे करेंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां ये भी उठता है कि क्यों करते हैं आखिर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्यों करता है ये मैं बाद में बताऊंगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है। पहले आप लोग इतना समझिए कि अगर अपोजिट चार्जेज होंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यानी कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और यहां कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये निगेटिव इसको रिपेल करेगा, दूर दूर भागेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस निगेटिव के साथ ये दूर भागेगा। तो यानी कि चार्ज की ही वो खासियत हुई ना, जिसके कारण से ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यही चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए। चार्ज की डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं, हेडिंग चार्ज डालिए और इस बात को लिख लीजिए। ये काम आएगा कभी ना कभी, ठीक है, समझने में भी काम आएगा कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, साथ में आप लोग लिखते चलिएगा तो ही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग आराम से बैठे होंगे और सोचते होंगे कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, आ जाएगा, इस समय आ जाएगा, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट इंपोज अ फोर्स, ये एक फोर्स इंपोज करता है किसके ऊपर, ऑन द अनदर चार्ज्ड मटेरियल। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये चार्ज है क्या? तो भैया चार्ज जो है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसमें कुछ फंडामेंटल भी होती हैं और कुछ नॉर्मल भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। वैसे ही चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये इसका यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है ना, जैसे मास की केजी होती है, टाइम का सेकंड होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, वैसे ही इसकी भी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो ये बात भी लिख लीजिए कि एसआई यूनिट जो होता है, इसका स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। अच्छा, चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है, मतलब हम लोग चार्ज को किस में नापेंगे, कूलाम में। हम लोग अब ऐसे बात करेंगे कि बताओ कितना कूलाम चार्ज है, कितना कूलाम चार्ज गया, कितना कूलाम चार्ज आया, यहाँ पे कितना कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, हम लोग ऐसे अब बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कितना इसका मास है, कितने केजी का है, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग कूलाम में अब बात किया करेंगे कि कितना चार्ज जो है वो कितना कूलाम है। अच्छा, चार्ज में और करंट में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, चार्ज में और करंट में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। मैं 2 मिनट में वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। पहले देखिए, चार्ज जो होता है ये अपना एक सिंगल चीज है कि भाई साहब वो पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण से वो किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। और जो करंट होता है ना, ये चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, चार्ज का फ्लो ही करंट होता है।
जैसे हम अगर रनिंग करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक अलग बात है और उसके मूवमेंट के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी का आना एक अलग बात है। ठीक है, तो मूवमेंट एक अलग बात है और उस मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी का उसके अंदर आना एक अलग बात है। हालांकि दोनों, जब तक वो मूवमेंट नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। वैसे ही चार्ज अलग बात है, करंट अलग बात है, लेकिन चार्ज के फ्लो होने के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। दोनों सेम बात नहीं है, दोनों रिलेटेड हैं लेकिन सेम नहीं है। ये करंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर आपका कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। लाइट कट गई है, ठीक है, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। पहला जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे लिखते हैं? ऐसे प्लस और भी करके लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज लिखा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कौन होते हैं? याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटॉन होते थे। कौन होते थे वो? प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से भी लिखा जाता है और P प्लस भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ऐसे, निगेटिव का साइन VE। और निगेटिव चार्ज कौन सा होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जिसको कि E माइनस से हम लोग दिखाते हैं। तो चार्ज जो हो गए 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो हम लोग अब कुछ जनरल बातें हैं उनको नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं कि अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब वैल्यू किस में बताएंगे? कूलाम में बताएंगे। तो आप हमें बताइए एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलाम में कितनी होगी? तो वो होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि इतना निगेटिव कूलाम होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि ये निगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो 1 प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन आया एक प्रोटॉन आया, दोनों ने कैंसिल कर दिया, ऐसी बातें कहते हैं ना हम लोग। तो यानी कि प्रोटॉन की भी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अब यहां पर वो पॉजिटिव, हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव टाइप का कूलम होगा, पॉजिटिव टाइप का चार्ज होगा। ठीक है, नोट करके ये भी बात आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, वो रिपेल होंगे। वो क्या होंगे? रिपेल टू ईच अदर। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि ये छोटे पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूं, जब ये क्लास 12 को भी पढ़ाया जाता है ना तो भी ये चीजें लिखवाई जाती हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्या है। और अगर अपोजिट चार्जेज होंगे
अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होंगे। बात समझ गए ना, नेचर का ये रूल होता है। समझ ही गए आप लोग, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। चार्ज के बारे में अगर मुझे कुछ बताना हो, अगर मुझे 2 मिनट तक बोलना हो तो शायद अब आप लोग बोल लेंगे, ठीक है, कि चार्ज होता क्या है और कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी बातें। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं चार्ज के रिगार्डिंग। आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि चार्ज के रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी गई हैं। वो क्या लिखी गई हैं, जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा गया है कि एक ग्लास का रॉड है, उस ग्लास के रॉड को जब हम लोग किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क का कपड़ा जो होता है, कपड़े कई प्रकार के होते हैं, तो जो सिल्क का कपड़ा होता है उसके साथ जब हम उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग करके देख सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे, जितना छोटा आपसे हो पाए, और कंघी को अपने बालों में ऐसे रगड़िएगा और देखिएगा जैसे ही रगड़ने के बाद तुरंत उससे जब आप लोग चिपकाएंगे तो वो उसके साथ चिपकने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि घर्षण के कारण अब उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि उसके ऊपर कुछ चार्जेज हैं उसके ऊपर वो क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो सेम वैसे ही जब ग्लास के रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो क्या हुआ, ग्लास के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गए और वो कहां चले गए, सिल्क के पास चले गए। तो सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिल्क अब निगेटिव बन गया, उसके पास निगेटिव चार्ज आ गए तो वो निगेटिव अपने ऊपर एक्वायर कर लिया, और ग्लास रॉड के ऊपर से निगेटिव चार्ज चला गया है तो इसके अंदर का जो प्रोटॉन है वो डोमिनेट करने लगेगा, तो यानी कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन की तरह काम करने लगेगा। तो अब ये पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया, दोनों आपस में अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री का मेरा जो पहले के 4-5 लेक्चर हैं उनको अगर ध्यान से देखा होगा, जिसमें मैंने बताया है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट लिख लीजिए कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। पहला वीडियो को रोक के ये बात आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक इबोनाइट रॉड होता है। ठीक है, इबोनाइट रॉड, ये जो रॉड होता है ना ये रबर का बना होता है, मेजर पार्ट इसमें रबर का होता है और कुछ और चीजें होती हैं। तो इस रॉड को जब उलेन कपड़े के साथ रब किया जाता है, उलेन कपड़ा आप लोग समझते हैं, फर वाले, FUR फर भी बोल सकते हैं, फर वाले क्लॉथ या उलेन जो हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, जब इस टाइप के कपड़े के साथ इनको रब किया जाता है तो भी इनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और इबोनाइट रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और उलेन यानी फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नहीं, इबोनाइट के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और उलेन के ऊपर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इबोनाइट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और उलेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जबकि पहले सिल्क वाले के ऊपर क्या आ रहा था, सिल्क वाले के ऊपर निगेटिव आ रहा था। तो ये बात भी लिख लीजिएगा कि जब इबोनाइट रॉड को हम लोग उलेन क्लॉथ के साथ, जिसको कि फर भी बोला जाता है, जब हम रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और उलेन फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है।
हिंदी में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझने से मतलब है, हमें फारसी और चाइनीज लिखने से मतलब नहीं है। हालांकि आप लोग लिखने में समर्थ होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होंगे तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, या जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम लाइन लिखी गई है जो मैंने बोली है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चार्ज के बारे में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चार्ज के बारे में इतना ही पढ़ना था। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं मैंने वो दोनों भी आपको समझा दिए, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की। देखिए, सब्सटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक ना। हम अलग अलग जरूरत के हिसाब से सब्सटेंस को बांट लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया बताओ ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो वो हमारा एक अलग कैटेगरी हुआ किसी सब्सटेंस को बांटने का। ठीक है, मैं कहूं बताओ ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो हमारा एक दूसरा टाइप हुआ बांटने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सब्सटेंस को अलग अलग बांट सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को क्या जरूरत है भाई, करंट बहाएगा कि नहीं बहाएगा ये बता दो। बहाएगा तो कैसे बहाएगा, करंट उसके अंदर से पास होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों होगी ये भी बता दो। तो इसी के हिसाब से सब्सटेंस को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3। एक होता है आपका कंडक्टर, दूसरा होता है आपका इंसुलेटर, और तीसरा होता है आपका सेमी कंडक्टर। तीसरा आपका क्या होता है? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए और बताइए कंडक्टर क्या होता है। सभी लोग जानते होंगे, ये 7th 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, या जब हीट चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं हीट को भी फ्लो होने दे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। तो लिख लीजिए, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, कैन, ये सी है, फ्लो इजिली। ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर जाए, कैन फ्लो इजिली, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल्स में आप लोगों को मालूम ही होंगे, ठीक है। सिल्वर ले लीजिए, जो कॉपर की वायर आती है, यानी कि कॉपर हो गया आपका, और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, या लगभग मैक्सिमम मेटल्स, ठीक है। मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स भी कह सकते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सब करंट को जरूर अपने अंदर से जाने देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं भाई? कंडक्टर होते हैं। अब बताइए इंसुलेटर क्या होता है? अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि ये क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। ठीक है, पहले लिख लें एक बार, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो सेम लिख लीजिए, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इजिली, थ्रू विच कैन नॉट, सेम वैसे ही ये पिछला वाला लिख लीजिए, यहां पे सिर्फ कैन नॉट लगा लीजिए। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। बस वीडियो को रोक के आप लोग ये बात लिख लीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल तो तमाम है, क्या एग्जाम्पल दिया जाए इसका? ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया,
तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जानते होंगे। एक सेमीकंडक्टर अब आप लोगों के लिए नया है, इसको ध्यान से देखिए। सेमीकंडक्टर आप लोगों के लिए नई टर्म है। क्या होता है सेमीकंडक्टर? देखिए, हमें ना प्रैक्टिकल चीजें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कभी करंट ज्यादा चाहिए होता है, कभी कम चाहिए होता है, ठीक है। कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पे हमें करंट में वेरिएशन चाहिए होता है। एक बात आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जब हीटिंग होती है तो करंट वहां पे घट जाता है। जब चीजें हीट करने लगती है तो वहां पे अब हीट होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वहां पे प्रॉब्लम तो आएगी। तो वहां पे क्या करते हैं ना, हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये क्या करता है सेमीकंडक्टर? हीट होने पर भी करंट को फ्लो होने देता है। अच्छा, तो इसी का हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं ज्यादा, क्यों हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं? तो इसके अंदर एक कमी ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन पे करंट को फ्लो ही नहीं करता। ये नॉर्मल कंडीशन पे करंट को फ्लो ही नहीं करता। मतलब इसकी कुछ खास बात होती है, सेमीकंडक्टर जितने भी टाइप्स की चीजें होती हैं, जिसके कारण से ये कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो होने देता है और कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, कैसे हैं, ये आप लोग 11-12 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। वहां तो एक चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर जहां डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो लिख लीजिए, द सब्सटेंस through which electricity cannot pass easily, पास नहीं होता है, ठीक है, बट लेकिन कुछ जब हम एक्सटर्नल कंडीशन लगा देते हैं, जब हम बाहर से कुछ ऐसे कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी हीटिंग का एग्जांपल दिया, तब ये पास होने लगेगा। बट इन सम एक्सटर्नल कंडीशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें इट फ्लो करंट, ठीक है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इजिली बट इन सम एक्सटर्नल कंडीशन, कुछ एक्सटर्नल कंडीशन में ये करंट को फ्लो होने देते हैं। दोज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ये आप लोग आगे लिख सकते हैं, या इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम। अगर आप लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादा जानने को आप लोग इच्छुक होंगे तो मैं एक डाउट क्लास लेकर उसमें इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि आपके जब सिलेबस का नहीं है और कंपटीशन भी में भी आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा तो बिना मतलब का टाइम खोटा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट क्लास में, ठीक है। अच्छा, हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ना। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर क्यों कंडक्टर करंट फ्लो करता है और क्यों इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, करंट फ्लो क्यों होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब चार्ज का फ्लो होता है। जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। मान के चलिए ये कोई एक मेटल है, मतलब कि कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा। हम पहले ही कंफर्म कर दे रहे हैं कि इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अच्छा, मेटल जितने भी होते हैं ना, आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि जितने भी मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है
कि ये इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देते हैं और पॉजिटिव वे में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। जैसे मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल लूं, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको या तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दो तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहां से निकल जाएगा। और ये जब 3 पॉजिटिव निगेटिव चार्ज निकल गया तो अंदर रखा हुआ जो 13 प्रोटॉन है वो तो अभी है ही, तो वो 10 ही इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, 3 प्रोटॉन अभी भी डोमिनेट करेगा, तो इस कारण से एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा एल्युमिनियम 3+। यानी एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो मान लीजिए ये एल्युमिनियम का ही रॉड है, तो प्रत्येक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकाल देगा। ऐसे ही करके यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये अब फ्री हैं, ये इनसे अब किसी का कोई लगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनको घर से निकाल दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल फ्री हैं ये। अब जब ये फ्री हैं तो मान के चलिए हमने क्या किया कि अब यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां पर हमने बैटरी लगा दिया। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी के अंदर, ये आपको आगे मैं समझाऊंगा कि बैटरी के अंदर पावर होती है पोटेंशियल की, वो क्या करता है फोर्स लगाएगा, वो मूवमेंट कराएगा। तो जैसे ही वो फोर्स लगाएगा मूवमेंट कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वाइब्रेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे वाइब्रेट करने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सो अब मूवमेंट करने लगेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहां तक नहीं आएगा, ये मत सोचिएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ के यहां तक आ जाएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा और इसको धक्का देगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, बगल वाला इसको धक्का देगा, ये ऐसे इसको ऐसे ही करते करते सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे, और इसी मूवमेंट के कारण इसमें एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान के चलिए अगर इलेक्ट्रॉन सारे इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ जो है वो करंट फ्लो होने लगेगा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और जितनी तेज गति से ये मूवमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ गई? तो करंट के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी यहां पे बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी कि क्यों कोई मेटल, क्यों कोई कंडक्टर करंट फ्लो करता है। क्या बात क्लियर हुई? यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्युमिनियम मेटल है तो इसके अंदर क्या था, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन थे एक एल्युमिनियम एटम के पास। ऐसे ही बहुत सारे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इंसुलेटर्स हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब पैक्ड होते हैं, बाहर निकलने का चांस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना स्टेबल होने के लिए, लेकिन इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो तुम किस पर फोर्स लगाओगे, किसको मूवमेंट करवाओगे, और इस कारण से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरा लिख लीजिए, मैं पानी पी लूं। तो आप लोगों को लिखना क्या है, यही लिखना है कि इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
सो इंसुलेटर्स कैनॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो कंडक्टर कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात क्लियर हो गई? ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया, एक चार्ज के बारे में और एक सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करंट शुरू करूंगा, ठीक है। करंट हम लोग पढ़ेंगे, करंट को डिफाइन करेंगे, करंट के बारे में जानेंगे, फिर एमीटर से करंट नापते हैं उसके बारे में जानेंगे, कैसे नापते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, फिर इसके ऊपर बेसिस कुछ सवाल मैं करवाऊंगा। हालांकि करंट के बारे में आप लोगों को ये जानकारी तो हो ही गई कि करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, बता दिया ना मैंने कि चार्ज के फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज ही करंट कहलाता है। रेट का मतलब क्या है? रेट शब्द कभी भी आ जाए तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब बेसिक फिजिक्स पढ़ाया था, तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम। यानी करंट क्या हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, यही होता है करंट, ठीक ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां बहुत ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, चार्ज यानी कि बहुत ज्यादा है, यानी कि अब हम उसको मूवमेंट कराएं, अगर कम से कम समय में हम बहुत ज्यादा चार्ज का मूवमेंट करा देंगे तो हमारे पास करंट बहुत ज्यादा आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो करंट को हम लोग डिटेल में अब आगे देखेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी हो रही है। करंट के बारे में हम लोग कल से लेक्चर में देखेंगे। तब तक इतना आप लोग पढ़िए। एनसीईआरटी अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि चार्ज के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया गया है। मैंने जो भी पढ़ाया है एनसीईआरटी में शायद ही कोने में कहीं एक दो लाइन लिखकर इन्होंने खत्म कर दी होगी। तो अभी तक जितना पढ़ाया उसको देखिए, फिर कल वीडियो अपलोड होगा तो वहां पे आप लोग आगे देखिए, ठीक ना। और आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ हम लोग लाइव क्लासेस भी करवाएंगे और सब कुछ फ्री है, लाइव क्लासेस भी फ्री है, डाउट क्लासेस भी फ्री है, यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, ये तो फ्री है ही। जो भी लाइव क्लास होंगी ना उसको भी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, लेकिन डाउट क्लास नहीं होगी। जो डाउट क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगी, उसको मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगा, ठीक ना। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, चारों तरफ ये फैलाइए कि हाँ भाई एक बेस्ट एजुकेशन आप लोगों को फ्री में अगर यहाँ से दी जा रही है, हमारी तरफ से मेहनत की जा रही है, तो उस मेहनत का आप लोग फ़ायदा तो उठाइए और सबको ये फ़ायदा उठाने दीजिए। आज के समय में लॉकडाउन है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन भी है, हर कोई घर पर बैठकर इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आपको उस लेवल तक पहुँचा देंगे ना कि बोर्ड में तो नंबर लाने का मतलब भूले जाओ, वहाँ तो 95% आप लोग आराम से ला लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी मेन कोशिश ये भी है कि आप लोग 10th के बाद चूंकि मेन जर्नी जो शुरू होती है ना 11th-12th की, उस वहां पे आप लोग गिरो नहीं। तो हम लोग आपका यहाँ पर बेस तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से बेस तैयार करें ताकि बच्चे जो हैं वो आगे चल के कंपटीशन लेवल में भी बैठें तो ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस महसूस ना करें, बल्कि वहाँ भी कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, उन्हें लगे कि हाँ जो मैं कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूँ इसकी सारी चीज़ें मुझे आती हैं। वरना होता क्या है, बोर्ड में नंबर लाने बहुत आसान काम है भाई, 2 से 3 महीने पढ़ लोगे ना बोर्ड में अच्छे नंबर ला लोगे, कोई मतलब आसानी से ला लोगे। मैं 3 महीने ऐसे पढ़ा दूंगा ना, 3 महीने में मतलब 90%, 92%, 95% तक भी बच्चे नंबर ला लेंगे, लेकिन फिर वो कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छे एग्जाम्स अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ना ही उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो वो तभी होगा जब आराम आराम से आप लोग पढ़ेंगे, चीज़ों पर गौर करते हुए पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद उसको रिवाइज कीजिए, तभी जाकर आप लोग सक्सेस हो सकते हो और यही रियल नॉलेज होता है। बात समझ में आई? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे भेजिएगा, और जो लोग अभी मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं
तो वो उन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा ही पहले से जो लोग हैं, तो वहाँ पे भेज दीजिएगा। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सारी डाउट आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वैक्सीन जरूर लें भाई। अभी तो आप लोग 18 साल के हुए भी नहीं होंगे ना, अभी तो आप लोग वैक्सीन ले भी नहीं सकते ना। ठीक है, आपके घर में जो लोग भी हों 18 साल या उससे ऊपर, उन लोगों को जरूर बोलिए वैक्सीन लें, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है। और बाकी जो पढ़ाई का जो मैटर है वो हम पे छोड़ें, हम पर विश्वास रखें, हम लोग सब कुछ कवर अप करा देंगे, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद।